हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में अपना ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे जो पहले वाला लेक्चर हमारा था उसमें हमने ग्राफ्स देखे थे अपने लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था। वहां पर हमने देखा था कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल के टर्म्स में ही हमने जब अपना ग्राफ ड्रॉ किया था तो उस ग्राफ से हमने आइडेंटिफाई किया था कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहाँ होंगे। तो हमने वहां पर ये कहा था कि जो भी हमारा ग्राफ आया है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस पर जहां टच करेगा वो पॉइंट हमारा उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है वो है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले हम ग्राफ्स बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या ग्राफ की हेल्प से भी हम जीरोस निकाल सकते हैं क्या पॉलिनोमियल की। उसके बाद फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को बनाएंगे, उसके भी हम इसी तरीके से जीरोस देखेंगे। इतना निकालने के बाद फिर हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, अभी जो हम ग्राफ्स बनाएंगे सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम यहाँ पर 5-6 ग्राफ्स बनाएंगे अलग अलग। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा टॉपिक लेंथी हो सकता है लेकिन समझ में आपको सब कुछ आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि y के इक्वल है। तो हमने इसको लिख लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है कि हम x की अलग अलग वैल्यूज रखते हैं इसमें और y की वैल्यूज निकालते हैं, और उसके लिए सबसे पहले अपने पास एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टेबल मैंने आपके लिए पहले से ड्रॉ करके रख ली है कि अलग अलग x की वैल्यूज निकाल ली और जो भी y की वैल्यूज आई वो हमने अलग अलग यहाँ पर लिख ली है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 8, ये कितना हो गया 0 माइनस 0 माइनस 8, यानी कि आपको आ गया माइनस 8 आ गया। तो देखिए हमने पहले लिख लिया कि x इक्वल्स टू 0 पर जो हमारी वैल्यू आई है वो माइनस 8 हो गई। इसी तरीके से आप ये टेबल बना लें पूरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जी हम x की क्या क्या वैल्यूज रखें, हमें कैसे पता लगेगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि क्योंकि ये आपका होता है कार्टेशियन प्लेन, इस कार्टेशियन प्लेन में ये आपकी होती है प्लस एक्स एक्सिस, इधर आपकी होती है माइनस एक्स एक्सिस, उसी तरीके से ऊपर ही आपकी होती है प्लस वाई और नीचे हम लिखते हैं माइनस वाई। तो मेरा कहना आपको ये है कि अगर आपको सिर्फ यही तो आइडेंटिफाई करना है ना कि ग्राफ की शेप क्या होगी, तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करें, यानी कि x की वैल्यू 0 रखें, एक y की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 3-4 वैल्यूज रख लें x की। उसी तरीके से x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज रख लें, जैसे -1 -2 -3 -4, और आपको अलग अलग y की वैल्यूज आएंगी। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो जैसे मैंने x की वैल्यू -4 से और x की वैल्यू 6 तक रखा है, वो डिपेंड करेगा कि हमें कहीं वैल्यूज बढ़ा के देखनी है या घटा के देखनी है। तो जब आप एक बार रखना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -8 आ गई। इसी तरीके से सपोज आपने इसमें x की वैल्यू 2 रखी, अगर आप 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8, यहाँ पर कितना हो गया 4 माइनस 2 टू 4 माइनस 8, 4 में से 4 गया 0, 0 माइनस 8 तो कितना आ गया, ये आपका आ गया -8। तो x की वैल्यू आपने 2 रखी तो भी आपका -8 आ गया। 1 रखेंगे -9 आएगा, 3 रखेंगे -5 आएगा, 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो जब आप 4 रखेंगे तो कितना होगा, 4 4 से 16, फिर 4 2 8 और -8 तो कितना हो गया 16 -16 0 हो गया आपका ये। तो इस तरीके से सबसे पहले आप एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये टेबल सबसे पहले ड्रॉ कर ली है, ठीक। अब अगर ये टेबल हमारी ड्रॉ हो गई है, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि जो ये कार्टेशियन प्लेन हमारे सामने लिखा हुआ है इस पर हम सबसे पहले अपने कुछ पॉइंट्स स्पेसिफाई कर ले। फॉर एग्जांपल ये आपका जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट हो गया 0, ये लेट्स सपोज आपका पॉइंट हो गया 1, सपोज ये हो गया 2, ये हो गया सपोज 3, सपोज 4, सपोज 5, सपोज 6। ये हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए, दिस इज 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा कि इन पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस है वो सेम रहना चाहिए, स्केलिंग मस्ट बी सेम एक एक्सिस पर। इस एक्सिस पर जो स्केलिंग लेंगे वो भी सेम रखेंगे, x और y एक्सिस की स्केलिंग अलग अलग हो सकती है लेकिन एक एक्सिस पर एक ही स्केलिंग होनी चाहिए। मतलब स्केलिंग का मतलब जो डिस्टेंस है पॉइंट्स के बीच में वो सेम रहना चाहिए। उसके बाद लेट्स सपोज ये आपका हो गया -1, लेट्स सपोज ये हो गया -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है।
y के देखिए, y के भी कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया लेट सपोज दिस इज 0, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव y एक्सिस है, ये मैंने बताया था दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपका x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है। इधर की तरफ आपका x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इधर आपके दोनों नेगेटिव होते हैं, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, और इधर आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब चलिए हम y के भी पॉइंट्स बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने लेट्स सपोज कुछ पॉइंट्स लिख लिए 7 6 5 4 3 2 1 0। इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। ये सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्लेन अपना बना लिया। अब ये जो आपके पास कॉम्बिनेशंस आए हैं x और y, जो भी आपके पास पॉइंट्स आए हैं, ये पॉइंट्स आप अपने इस कार्टेशियन प्लेन में मार्क कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज 0, -8 है, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -8 है, तो कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि इस लाइन पर x = 0 और y = -8, इसका मतलब मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं उसको सर्किल मार्क कर रहा हूं अभी। उसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट है लेट्स सपोज 1, -9, यानी कि x की वैल्यू आपने 1 ली और y की वैल्यू -9 नीचे होगी। x की वैल्यू 1 है तो 1 पॉजिटिव है, तो राइट साइड में होगा, तो x = 1, तो ये पॉइंट हो गया। और y की वैल्यू -9 ही होगी, तो इधर गए और फिर -9 पर आ गए, इसका मतलब पॉइंट हो गया ये वाला। 1, -9 क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आप चले 2, -8, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू -8 ये है, तो मेरा पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -8, ये -8 ही तो है आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट -8 है। ये वाला -9 था, ये वाला आपका 2 है, ये वाला आपका 1 है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया 3, -5, तो x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू -5, यानी कि ये, इसका मतलब मेरा पॉइंट हो गया ये वाला 3, -5। नेक्स्ट है 4, 0, यानी कि x की वैल्यू 4 ये है और y की वैल्यू 0 है। तो देखिए x एक्सिस पर हमेशा y 0 होगा, उस तरीके से y एक्सिस पर हमेशा x 0 होगा। तो x = 4 और y 0 है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 5, 7, तो x की वैल्यू 5 यानी कि ये, और y की वैल्यू 7 यानी कि ये वाला पॉइंट, तो ये आपका पॉइंट हो गया। y 7 हो गया, x 5 हो गया, तो ये मार्क कर लिया। उसके बाद 6, 16 आएगा, तो 6, 16 ये 6 है आपका, और 16 कहीं आपका ऊपर बनेगा। ठीक, हमारे पास स्पेस नहीं है, हम नहीं बना रहे, तो हमने कुछ पॉइंट्स तो ड्रॉ कर लिए। अब माइनस वाले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए x, अब देखो जैसे आपने ये 4 तक अगर सपोज आप लिखते हैं यहाँ पर, तो आपको पॉइंट सिर्फ इधर ही मिले। ठीक है, इसलिए हमने एक x की वैल्यू और बढ़ा के देखी, 5 रख के देखी, तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिल गया। और भी आप रख के देख सकते हैं, यही मैंने आपसे कहा था कि जब आप पॉइंट्स रखेंगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि हाँ हमें कुछ और पॉइंट्स रख के देखने हैं कि नहीं देखने हैं। ठीक है, अब आप रखिए x की वैल्यू -1 रखिए, -1 पर आपका -5 आ गया, तो x की वैल्यू -1 और -1 पर आपको -5 आ गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। देन x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -2 ये है और y यहीं पर 0 होगा, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट -3 और 7, अब x की वैल्यू आपने देखी -3 और y की वैल्यू आपकी 7 आ गई, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया। फिर -4 पर 16, तो इधर की तरफ जाके कहीं ऊपर ये पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, हमने ये कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब अगर आप इसको देखें, अपनी जो आपने टेबल बनाई है, तो इसमें ना आपको कुछ सिमेट्री लग रही होगी, वो सिमेट्री अभी समझ में आएगी आपको। अभी सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि जो भी हमारे पॉइंट्स आए, हम फ्री हैंड से इनको मिला देते हैं, सबको ज्वाइन कर देते हैं। उसी को तो हमने बोला था कि जो फ्री हैंड कर्व होता है उसी को हम ग्राफ बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फ्री हैंड से मिला देते हैं। लेट्स सपोज हमने ये मिलाना शुरू कर दिया, इससे मिल गया, लेट्स सपोज इससे मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया आपका, ये मिल गया, ये मिल गया, और आपका लेट्स सपोज ये मिल गया। उसके बाद ये ऊपर तक भी जाएगा, ये भी ऊपर तक जाएगा। देखिए मैं हाथ से बना रहा हूँ तो हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट शेप ना आए, मैंने क्योंकि फ्री हैंड से बनाया, तो लेकिन एक हमें आइडिया लग गया क्या इस तरह की हमारी शेप आ रही है। ठीक है, अब देखिए कुछ कंसेप्ट समझिए पहले इस शेप के बारे में, शेप क्या होती है, किस तरीके से आई। अब ये जो शेप आपकी आई, इस शेप का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। इस शेप का नाम होता है पैराबोला।
ठीक है। इसमें इस शेप को अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये मेरा सबसे नीचे वाला पॉइंट है, मतलब इस तरीके से उठ रहा है, एक पॉइंट नीचे है और दोनों तरफ मेरा एक ही तरीके से जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ मेरी एक सिमेट्री बन रही है। तो इसी शेप को मैं बोलता हूं पैराबोला, ठीक है। और अगर आप अपनी टेबल भी देखें तो ये जो पॉइंट आपका है, ये कौन सा पॉइंट है, 1,-9 ये पॉइंट है, इसका मतलब आपका ये वाला पॉइंट है 1,-9। अब अगर आप देखें लेफ्ट साइड में या राइट साइड में वैल्यू सेम मिल रही है। देखो जब आपने एक वैल्यू कम करी 0 रखी तो -8 मिला, जब आपने एक वैल्यू बढ़ाई तो 2 रखी तो भी -8 मिला। तो देखो ना, इधर भी -8 मिला, इधर भी -8 मिला। फिर आप थोड़ा सा और ऊपर गए, इधर भी -5 मिला, इधर भी -5 मिला। जब -1 रखी तो -5 मिला, 3 रखी तो भी -5 मिला, यानी कि फिर सिमेट्री है। फिर आप और कम पर गए, -2 रखी तो 0 हो गया, इधर 4 रखी तो 0 हो गया, ये देखो दोनों जगह 0 मिल गया। फिर ऊपर बढ़े तो जब -3 रखी तो 7 हो गया, 4 रखी तो 7 हो गया, ये देखो -3 रखी तो 7 हो गया, 5 रखी तो 7 हो गया। इसी तरीके से ग्राफ आपको ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। इतना ही सफिशिएंट है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे ग्राफ की शेप क्या आएगी, और इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। इसका मतलब अभी अगर हम ये कंक्लूड करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा एक पैराबोला, ठीक है। जैसे हमने जब लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आया था वो एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। इसका जो ग्राफ आएगा वो एक पैराबोला होगा, ठीक हो गया। अब जो ये पॉइंट हमारा होता है जिससे दोनों तरफ हमारी सिमेट्री बन के आती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज योर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स है जहां पर मिल रहे हैं, मतलब दो शेप्स अलग अलग ऐसे आ रही है, यहां मिल गई, ये वर्टेक्स हो गया मेरा, ठीक। अब अगर इसी को थोड़ा सा आप और एनालाइज करें तो आप ये देखिए कि जहां पर आपकी वर्टेक्स आई है कौन सा पॉइंट है, इसको भी देखेंगे हम। लेकिन मैं आपको बता देता हूं वर्टेक्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वर्टेक्स का फॉर्मूला हमारा होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूं। वर्टेक्स का हमारा फॉर्मूला होता है, अभी इसको देख भी लेंगे हम, -b/2a और -d/4a। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा d तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, अभी सब कुछ समझ आएगा आपको, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा एक हम सपोज करिए मेरे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p of x equals to ax² plus bx plus c, ठीक। हालांकि जो आपका भी 4th चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें सब आप बहुत डिटेल में ये सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ग्राफ्स को पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि a b c हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, a कभी 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ये जो मेरी है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप जीरोस निकालते हैं या जब भी उसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो हम ये कहते हैं कि फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले ना हम एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेंट, अब ये 4th चैप्टर में पढ़ेंगे आप। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हम एक निकालते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी होती है b² - 4ac। थोड़ा एक्स्ट्रा है इस चैप्टर के लिए, लेकिन समझ लीजिए यहीं पर आपका ये चैप्टर भी पक्का हो जाएगा और थोड़ा सा आपको एक आइडिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, तो क्या क्या होगा ये हमें भी देखना है। डी तो समझ में आ गया, डी क्या होता है, डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। आपको अभी सिर्फ ये याद रखना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, सिर्फ ये याद रखना है। अभी चलिए वापस से पहले स्लाइड पर आते हैं। अब इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है वो है -b/2a और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है -d/4a। जरा निकाल कर देखिए आप इसको। इस इक्वेशन में
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में, इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर साथ तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2 क्योंकि b की वैल्यू -2 है, क्योंकि जब भी हम कोएफिशिएंट लेते हैं तो साइन के साथ लेते हैं, और जो आपकी c की वैल्यू है वो है आपकी -8 क्योंकि ये कांस्टेंट है आपका -8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहे हैं। सबसे पहले d निकालते हैं, d कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर आपका कितना हो गया -2 का स्क्वायर और -4 इंटू a कितना हो गया 1 और c कितना हो गया आपका -8। आपको ये लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, लेकिन बस होने वाला है खत्म। ये कितना हो गया 2 जा 4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 8 4 जा 32, यानी कि d की वैल्यू आपकी 36 आ गई। d की वैल्यू 36 आ गई, मतलब d एक नया वेरिएबल था जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, हमने वो इवैल्यूएट कर लिया। अब अगर आप इसको निकालें तो क्या आएगा देखो, -b/2a माइनस b यानी कि माइनस b कितना है, b की वैल्यू है -2, इसका मतलब ये हो गया b की वैल्यू है -2, एक माइनस तो पहले से लगा था, b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 है अपॉन 2 इंटू a कितना है a1 है, तो यानी कि 2 इंटू 1 कॉमा माइनस एज इट इज लग गया, d की वैल्यू कितनी है 36 अपॉन 4a यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 1 है, ये कितना हुआ माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया यानी कि खाली क्या बचा 1, ये कितना हो गया 4 9 जा 36 और माइनस साइन है यानी कि 1 कोमा माइनस 9। चेक करिए ये पॉइंट आपका 1 कोमा माइनस 9 तो है, ये को आपका 1 कोमा माइनस 9 तो है ना। देखिए पैराबोला को जो डिटेल डिस्कशन है वो 11th क्लास में है, वहां पर कोनिक सेक्शंस नाम से एक चैप्टर रहता है आपका, वहां पर आपको सब पढ़ाए जाते हैं पैराबोला हाइपरबोला ठीक एलिप्स, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए यहाँ पर भी। तो जो वर्टेक्स होती है, मैंने आपको क्या बताया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ये आपकी होती है जिसके दोनों तरफ सिमेट्री बनती है, और उस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है -b/2a और -d/4a, उसको भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसमें d एक एक्स्ट्रा आया था, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, और हमने निकाल कर देख लिया ये 1 कोमा माइनस 9 आ गया, ये भी 1 कोमा माइनस 9 है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है आगे चलते हैं, अब अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसी वाले जो आपका पॉलिनोमियल है ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी से हमारे बहुत सारे कंसेप्ट बन जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम जो अलग अलग तरह के पढ़ेंगे उसमें भी हम देख लेंगे। अब देखो इसके बाद क्या है कि जो आपका ये पैराबोला बना, अब माइंड में ये आ रहा है कि हमारे कि भाई ये पैराबोला तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे पैराबोला भी होंगे जो नीचे की तरफ आएंगे, वो भी देखेंगे अभी हम। ये पैराबोला जा रहा है ऊपर की तरफ, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पैराबोला ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपका है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपका है, आपको सिंपली ये देखना है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब अगर हम जनरल इक्वेशन आपके लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस जनरल इक्वेशन में अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देखो 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो फिर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, फिर तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यानी कि a की वैल्यू या तो प्लस होगी या माइनस होगी, क्योंकि आप लिखते हैं जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, a की वैल्यू माइनस में है यानी कि लेस देन 0 है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी कि ओपनिंग अपवर्ड्स। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो जो आपका पैराबोला बनेगा वो होगा ओपनिंग डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ खुलेगा, आपका उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुलेगा अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मुंह ऊपर खुलेगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है जो इक्वेशन को देखते पता चल जाएगा, वो सॉरी एक्सप्रेशन को देखते पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू प्लस है या माइनस है, अगर प्लस है तो ऊपर खुलेगा, माइनस है तो नीचे की तरफ खुलेगा। डन, आगे चलते हैं और ऑब्जर्वेशंस करते हैं इसी तरह के, देखिए और ऑब्जर्वेशंस करते हैं इसी तरह के। अब आप ये देखिए इसमें जो आपने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं, इसमें जो आपने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए सपोज ये वाला आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, यही तो आया था ना, एक y की वैल्यू 0 यहाँ पर मिली थी आपको, एक x की वैल्यू 4 रख के y की वैल्यू 0 यहाँ मिली थी,
इसका मतलब ये जो दो पॉइंट्स आपने रखे, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4, जब आपने रखी तो जो आपका इसका रिजल्ट था ये 0 आ गया। जब आपने इसमें x की वैल्यू -2 रखी या x की वैल्यू 4 रखी तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब अगर उसी डेफिनेशन की हम बात करें कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ गई, x की वैल्यू -2 और 4 रखे, इसका मतलब x equals to -2 and x equals to 4 are the zeros of this polynomial। ये डेफिनेशन बोलती है कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस x पर 0 हो जाए वो x उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ, ये जो दो जगह ये कट कर रही है लाइन, ये मेरे जीरोस हैं। देखिए मैंने बोल दिया वर्ड कि ये जो ग्राफ है, अब आपने जो ग्राफ ये बनाया है, ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पर कहां कट कर रहा है, एक तो यहां कट कर रहा है आपका और एक ये यहां कट कर रहा है। इसका मतलब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो पैराबोला है इस एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो पॉइंट्स आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। ठीक हो गया, ये ग्राफिकली अब हमने आइडेंटिफाई किया। तो इसका मतलब ग्राफिकली अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि x equals to -2 and x equals to 4 are the zeros of this polynomial। ये हमने ग्राफिकली आइडेंटिफाई किया। जब 9th क्लास में आपने जीरोस निकाले थे तो आपने सोल्व करके निकाले थे, वो भी हम अभी निकाल लेंगे। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन क्लियर है। अभी देखिए इसको सोल्व करके निकालते हैं। सपोज करिए ये आपका है x² -2x - 8, निकाल के देख लेते हैं इसको। सपोज ये आपका है x² -2x - 8, निकालिए इसको। ये सपोज x² -2x - 8। क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का क्या तरीका रहता है इसमें आपका कि x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और -8 कितना आ गया, इसका मतलब ये आपका आ गया -8 आ गया। -8 को इस तरीके से अरेंज करना है कि इसके फैक्टर्स बना लीजिए और उन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि उनका सम तो -2 आए और प्रोडक्ट -8 आ जाए। तो अगर आप 8 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 2 4 और सॉरी 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। इसका मतलब 3 फैक्टर्स बन गए 2 2 2। अब इनको इसको अरेंज करना है। तो देखिए अगर आप 4 को एक साथ लेंगे और 2 को एक साथ लेंगे तो एक फैक्टर 4 हो गया, एक तरीके से एक फैक्टर आपका 2 हो गया। अब अगर मैं कहूं ये -2 कब आएगा, -2 आएगा अगर -4 + 2 ले लें तो, क्योंकि -4 + 2 ले लें तो -2 आ जाएगा और -4 × 2 कर दे तो -8 आ जाएगा। इसका मतलब -4 और 2 दो बन गए। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x² -4x + 2x - 8। ये आपने पहले भी किया है मिडिल टर्म को स्प्लिट, इसी तरीके से होता है। और यहाँ भी समझ में नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि वहां पर हमारे पास न्यूमरस एग्जांपल्स होंगे। यहाँ पर x कॉमन निकाल लीजिए, ये आ गया x - 4, फिर यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये आपका आ गया x - 4, ये आपका कितना बच गया x + 2 और x - 4। इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए अगर जीरोस निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी, या तो x + 2 0 होगा या x - 4 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई -2 या x की वैल्यू कितनी हो गई 4। इसका मतलब ये दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के और ग्राफिकली भी हमारे यही दो जीरोस निकल के आए। ग्राफिकली भी हमारी यही दो जीरोस निकल के आए कि x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4, यानी कि जहां पर ये पॉलिनोमियल हमारे x एक्सिस को कट कर रहा है, दोस 2 पॉइंट्स आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्लियर है। चलें आगे। इसमें मैं आपको बस एक बात और बता देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा जो आगे के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रहेंगे वो थोड़ा इजी रहेगा समझना। यहाँ पर जब आपने d को निकाला तो आपकी जो d की वैल्यू आई थी वो थी b² - 4ac। दोबारा निकाल लेते हैं। b² कितना हो गया आपका -2² -4 × a1 है और c आपका है -8, ये आपका हो गया था 4 और +32, यानी कि आपका आ गया 36। देखिए d की वैल्यू आपकी 36 है। ये जो d की वैल्यू है ना, ये आपकी >0 आ गई। d की वैल्यू >0 आ गई, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि ये जो पैराबोला आपका बना ये आपकी एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा अगर >0 है तो। और बात क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इट हैज नो जीरोस, इट हैज 1 जीरो, बट इट हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। उसी तरीके से जब आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, सिर्फ 1।
मिनिमम जीरो भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई जीरो यूज का एग्जिस्ट ना करे, जैसे कि सपोज लीनियर पॉलिनोमियल 2 दे दिया या कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, वो भी तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल ही हो गया, क्योंकि उसमें जो x है उसका कोएफिशिएंट जीरो है, ठीक। इसी तरीके से जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल पर आते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका क्या रहता है, डिग्री रहती है 3, तो डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 3 रहती है, डिग्री 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 4। इस तरीके से अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है जिसकी डिग्री n है तो इट कैन कंटेन एट मोस्ट n जीरोस, उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे कम हो सकते हैं, ठीक। तो अभी मैंने यहाँ पर यह आपको बताया कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मेरे दो जीरोस यहाँ मिल रहे हैं। अब सिर्फ इतना याद रखिएगा। तो इस पॉलिनोमियल की जब हम बात कर रहे हैं अभी, तो मैंने आपको क्या बताया, मैं फटाफट से समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है हमने उसकी एक टेबल बना ली जिसमें हमने अलग अलग x और y की वैल्यूज लिख ली। फिर हमने वो जो पॉइंट्स थे अपने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लिए, फिर फ्री हैंड से उन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, जो एक शेप बन के आई वो शेप हमारे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। उस ग्राफ को हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में बोला कि उसको पैराबोला बोलते हैं। फिर हमने कहा कि जो पैराबोला की वर्टेक्स होती है वो होती है -b/2a और -d/4a, और हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ 1,-9 ही मेरा वर्टेक्स है इस पैराबोला का। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये पैराबोला किधर की तरफ ओपन हो रहा है, तो ये क्योंकि डाउन ओपनिंग अपवर्ड्स है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर x² का कोएफिशिएंट a उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। उसके बाद अगर d की वैल्यू कैपिटल देन 0 है तो हमने ये कहा कि इसके जो दो जीरोस होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ है आपका दो जगह कट कर रहा है। इतना हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया इस ग्राफ के बारे में, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप फटाफट से 3-4 ग्राफ्स और देखते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर ही। अब लेट सपोज हम देख लेते हैं, ये हमने निकाल ही लिया, ये वाला ग्राफ देख लेते हैं नेक्स्ट। f of x equals to 3 minus 2x minus x²। अब देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि fy equals to minus x² minus 2x plus 3। मैं तो कहता हूं हमेशा इस तरीके से लिखिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, पहले मैक्सिमम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, इसी तरीके से लिखिए। अब अगर आप इसको देखें तो डायरेक्टली अगर मैं एनालाइज करूं यहाँ पर कि a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि जो इसमें पैराबोला बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, और पैराबोला ही बनेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पैराबोला बनेगा, और पैराबोला बनेगा नीचे की तरफ क्योंकि a लेस देन 0 है। अब साथ के साथ अगर मैं d भी निकालूं इसमें तो d कितना हो गया, b² - 4ac निकाल लीजिए सबसे पहले। b कितना हो गया 2², b की वैल्यू -2 है, सॉरी b की वैल्यू -x² - 2x + 3, हाँ ठीक है, b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 3 है। b² यानी कि हो गया -2² - 4 इंटू a कितना हो गया -1, c कितना हो गया 3, कितना हो गया 2 to 4 माइनस प्लस हो गया 4 से 12, 12 + 4 16 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि जो पैराबोला बनेगा वो मेरी एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली d निकालते ही और इक्वेशन का a देखते ही, यानी कि x² का कोएफिशिएंट देखते ही आपको पैराबोला की शेप समझ में आ गई, क्या शेप बनेगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया सो दैट कि थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए काम करना। अब आप इसमें सबसे पहले वही अलग अलग x की वैल्यू रखिए और अलग अलग y की वैल्यू निकालिए, पहला स्टेप है। तो यहाँ पर वो टेबल हमने पहले बनाकर रख लिया अपने सामने, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज x की वैल्यू 0 इसमें आपने रखी तो y की वैल्यू आपको 3 मिली खाली, क्योंकि 0 - 0 + 3 ये 3 आ गया। ऐसे अगर आपने इसमें x की वैल्यू 1 रखी तो कितना आ गया, देख लीजिए x की वैल्यू 1 रखी तो -1² -2 × 1 + 3 कितना हो गया -1 -2 + 3 यानी कि 3 - 3 कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू 1 रखी तो 0 आ गया, ठीक। अब साथ के साथ अगर आप जब ये टेबल बनाएंगे तो कुछ वैल्यूज रखने के बाद आपको एक सिमेट्री समझ में आएगी, वो सिमेट्री आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, जब x की वैल्यू -1 रखी 4 है, y की वैल्यू आई, उससे कम रखी तो 3 हो गई, आगे रखी तो भी 3 हो गई, फिर एक कम पे गई 0 हो गई y की वैल्यू, आगे गए तो 0 हो गई, फिर एक कम किया -5, फिर एक बढ़ाया 0, फिर एक किया सॉरी
ठीक है। फिर आपने कम किया -5, इधर 0 के बाद -5, फिर -12, ये इसका सिमेट्री बन रही है, पैराबोला दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को वन बाय वन। तो ये सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज माय प्लस x, दिस इज माय माइनस x, दिस इज माय प्लस y, दिस इज माय माइनस y। अब इसमें सबसे पहले कुछ वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लें कि जैसे x की वैल्यू -5 से 4 तक रखी है, तो इसको तो आप 0 बोल दें। लेट्स सपोज दिस इज योर 1, लेट्स सपोज दिस इज 2, सपोज दिस इज 3, लेट्स सपोज 4, लेट्स सपोज 5। इस तरीके से इधर बना लें। लेट्स सपोज दिस इज -1, -2, -3, -4, -5। y की वैल्यू देखिए -12, -5, 0, 3, 4, 3, ठीक है। तो यहाँ बना लें। लेट्स सपोज ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 है। सपोज ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -12 तक बना लेते हैं। -9, -10, -11, -12, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आप बना लें सो दैट कि आपको ना एक शेप का आइडिया हो जाएगा कि शेप हमारी किस तरह की बन रही है, जो हमारा कर्व बनेगा वो किस तरह का कर्व बनेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे, अब ये हमने कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लिए। ये देखिए सिर्फ समझने के लिए है आपको, ठीक, सो दैट कि माइंड में आइडिया लग जाए कि हम किस तरह से हमारे जीरोस निकल रहे हैं। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू आपकी 3 है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका मतलब मेरा ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या कह रहा है, 0 हो गया, फिर 1 पर 0 आ गया। पहले पॉजिटिव वाली वैल्यूज रख लेते हैं सारी। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -5, यानी कि मेरा पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -12, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। ये तो है 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -12, ठीक। तो ये पॉइंट्स आ गए। अब बाकी पॉइंट्स रखिए। x की वैल्यू -1 पर 4 रखिए, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4। अच्छा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू रखिए आप, -2 पर 3 आ गया, x की वैल्यू -2 ये है, y की वैल्यू 3 ये है, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू -2, x = -2 और y = 3। उसके बाद x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, ये हो गया -3, 0, ठीक है। फटाफट से बना देते हैं, समझ में आ गया होगा आपका। -4 और -5, -4 और ये आपका हो गया -5 और -5 और 12, -5 और -12, यानी कि ये मेरा पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ्री एंड से इनको मिला दीजिए। अब देखिए जब आप इसको फ्री एंड से मिलाएंगे तो आपका जो कर्व है वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। इस तरह का आपका कर्व बन गया, बिल्कुल क्लियर है। ए क्या है, <0, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। d <0 था, 16 आया था हमारा d, अभी हमने निकाला था, तो 2 जगह मिल रहा है x एक्सिस पर। इसका मतलब इसके 2 जीरोस हैं, और 2 जीरोस क्या क्या है, एक आपका हो गया ये पॉइंट आपका क्या है 1,0, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0 मिली, और एक आपका है जब आपने x की वैल्यू -3 रखी तो मिला। तो इसका मतलब 2 जीरोस इसके क्या क्या है, एक -3 और एक 1। These are the 2 zeros of this polynomial। अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स मैंने आपको बताया था ना, -b/2a और -b/4a होगा। तो -b निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो -b कितना है, b आपका -2 है, अपॉन 2 into a भी कितना है -1, और d आपने कितना निकाला था अभी, तो d आपने 16 निकाला था, ये माइनस तो माइनस रहेगा ही, d की वैल्यू 16 आई थी, और अपॉन 4 है, यानी कि 4 into -1, इसको निकालिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/-1, तो खाली -1 बचा। ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 4 16, यानी कि -1,4 इज द वर्टेक्स। देख लो ये -1,4 ही तो है आपका, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 4 है, ये आपका वर्टेक्स ही तो है -1,4। ये क्या है, दिस पॉइंट इज योर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और वर्टेक्स के दोनों तरफ ही फिर हमारी सिमेट्री बनती है, जो हमारी बन भी रही है यहाँ पर। तो क्या एनालाइज किया हमने, क्या कंक्लूड करें इसके बारे में, देखिए थोड़ा जल्दी हो गया हमारा, कि अगर a की वैल्यू <0 है तो हमने क्या कहा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, d की वैल्यू <0 है तो 2 जीरोस हम यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 जीरोस हैं, और कौन कौन से हैं, एक -3 आ गया और एक आपका आ गया 1। सीधा भी निकाल के देख सकते हैं, देखो क्या पॉलिनोमियल आपका ये, उसको उससे निकाल के देख लें आप, ये
स्प्लिटिंग मेथड से निकालिए, यही निकाल लेते हैं। क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसके जीरोस निकालने हैं तो इसको इक्वल टू 0 के इक्वल रख दो। अब सबसे पहले इसमें चाहे तो माइनस ही हटा दो ये पूरा, तो माइनस हटाओगे तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3, यानी कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों तरफ, -1 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आएगा -3, क्योंकि ये -3 है, ये आपका 1 है, तो प्रोडक्ट तो आएगा -3, और जिनका अगर हम एडिशन करेंगे तो आएगा +2। तो ऐसे क्या बनेंगे? 3 - 1 कर लो, 3 - 1 करेंगे तो +2 मिलेगा, और 3 × -1 करेंगे तो -3 मिलेगा। तो कितना हो गया आपका ये? एक्स स्क्वायर प्लस 3x - x -3 = 0। x कॉमन निकालो, x प्लस 3, यहाँ -1 कॉमन निकाल लो, x प्लस 3 = 0। फिर यहाँ पर x प्लस 3 आपका कॉमन आ गया, x प्लस 3 इंटू ये बचा आपका x - 1 = 0, यानी कि या तो x प्लस 3 0 होगा या आपका x - 1 0 होगा। ये 0 होगा तो x वैल्यू कितनी हो गई? -3। ये कितना हो गया? 1, यानी कि x = 1 और x = -3 आर द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब जो 3-4 ग्राफ्स और बचे हैं वो जल्दी हो जाएंगे। देखो अभी जो आपने दो ग्राफ पढ़े दोनों सिमिलर थे, बस एक ओपनिंग अपवर्ड था और एक ओपनिंग डाउनवर्ड था। क्यों था? क्योंकि ए का जो कोएफिशिएंट था वो एक में ग्रेटर देन 0 था और एक में लेस देन 0 था। जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा था डी, वो हमारा ग्रेटर देन 0 था दोनों ही केस में, इसलिए हमें हमेशा दो जीरोस मिल रहे थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आपका है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 6x + 9। देखते ही आपको पता चल गया होगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, अब इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट की आप वैल्यू निकालें, अभी मैं नहीं निकाल रहा हूं, बाद में निकालेंगे। अब सबसे पहले हमने उसी तरीके से टेबल बना ली, आप बना लीजिएगा, ये मैं बता चुका हूं आपको। सब डायरेक्टली पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, तो सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर आपकी देखिए y की वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, y की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक लिख लेते हैं बस खाली। 25 तो बना नहीं पाऊंगा मैं, बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगा। और x की वैल्यू -2 से 7 तक है, तो ये ले लीजिए। लेट्स सपोज आपका -1 है, लेट्स सपोज दिस इज -2, लेट्स सपोज दिस इज -3, ये 0 हो गया। लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है कि दिस इज +x दिस इज +y, अब आपको पता है दिस इज -x दिस इज -y, ये सब आपको पता है। ठीक है, बार बार हम रिप्लिका क्यों करें। अब फटाफट से पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। तो x = 0 पर y की वैल्यू 9 है, तो x = 0 पर y की वैल्यू 9 है, यानी कि पॉइंट मिल गया मेरा ये। उसके बाद x = 1 पर y की वैल्यू 4 है, x = 1 पर y की वैल्यू 4 है, तो पॉइंट हो गया मेरा ये। 2 पर 1 है, 2 पर आपका 1 आ गया, ये पॉइंट हो गया। 2 पर आपका 1, ये 2 पर 1 हो गया। देन 3 पर आपका 0 हो गया, 2 पर 1 है, 3 पर 0 हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 पर 1 है, 4 पर 1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 5 पर 4 है आपका, 5 पर 4 है तो ये वाला पॉइंट हो गया। x = 5 y = 4। देन 6 पर 9 है, तो 6 और ये आपका हो गया 9, 9 ये वाला है, ये आपका 6 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक, 7 पर 16 है, 7 पर आपका है 16, तो ये मेरा आ गया 16, यानी कि ये मेरा 16 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 16। उसके बाद ये 25 आएगा, चलो -1 पर 16 बना लो, -1 पर 16 बनेगा तो ये -1 है और ये मेरा हो गया 16। ये हमारे कुछ पॉइंट्स आ गए। ठीक, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ अगर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं तो कौन सा मुझे x की वैल्यू और रख लूं कि मेरी y की कुछ वैल्यू आए, या आप खुद से भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनको मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए इन सबको। मिलाएंगे फ्री हैंड से, तो ये हमने मिलाना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वो फ्री हैंड से बना रहे हैं इसको, लेकिन आपको एक शेप का आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये तो हमारा पैराबोला बन गया, ओपनिंग अपवर्ड्स बन गया। अब क्या इसने दो जगह टच किया हमारी एक्सिस को, जैसे अब तक दोनों पॉलिनोमियल्स में हो रहा था? इसने तो सिर्फ एक ही जगह टच किया, x = 3 पर, दोनों जगह टच नहीं किया। ठीक है, हाँ दो जगह टच नहीं किया इसने इस बार। तो
ये दो जगह टच करेगा, एक जगह टच करेगा, ये मैं कैसे देखता हूँ? मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, इससे निकाल के हम इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब अगर आप इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की, तो यहाँ पर आपका ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -6, सी की वैल्यू कितनी है 9। यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, यानी कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया? बी स्क्वायर का मतलब हो गया -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 9 है, ये कितना हो गया -6 इंटू -6 36 हो गया, और ये कितना हो गया 4 9 का 36, 36 माइनस 36 आओ 0। डी की वैल्यू 0 आ गई इसमें। इसका मतलब ये आप बिल्कुल इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डी की वैल्यू 0 है तो सिर्फ एक 0 एग्जिस्ट करेगा। डी की वैल्यू अगर 0 है तो सिर्फ एक 0 एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक 0 का मतलब क्या है कि ये जो भी इसका ग्राफ बनेगा वो सिर्फ टच करेगा एक जगह एक्स एक्सिस को, जो कि यहां कर भी रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ओपनिंग अपवर्ड्स, डी की वैल्यू 0 ओनली टचिंग द एक्सिस एट 1 पॉइंट। इसका मतलब सिर्फ एक 0 एग्जिस्ट कर रहा है, और होना भी है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आर 2 ओनली, तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता। तो ये दूसरा केस हो गया जिसमें सिर्फ एक 0 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर हमारे रिपीटिंग रूट्स होंगे या रिपीटिंग जीरोस होंगे। रूट्स को हम जीरोस को हम रूट्स भी तो बोलते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे रिपीटिंग जीरोस होंगे या रिपीटिंग रूट्स होंगे। निकाल के अगर देखें, देखिए इसको अगर हम सोल्व भी करके देखें तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, तो इसमें दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लिकेशन 9 आए और उनका एडिशन -6 आए, तो क्या बनेगा -3 और -3, क्योंकि -3 और -3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा -6, और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9। तो बना दीजिए इसको, क्या बन गया आपका ये एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9, और 0 निकालना है तो इक्वल टू 0 पुट कर दो। ये कितना हो गया, x को मान निकाला तो x -3, यहाँ से -3 को मान निकाला तो भी x -3 इक्वल टू 0 हो गया, वापस से x -3 को मान आ गया, यानी कि x -3 इनटू x -3 इक्वल टू 0, यानी कि या तो x -3 0 होगा या x -3 0 होगा, जो कि दोनों सेम ही है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 3, और यहाँ से भी आपके x की वैल्यू क्या हो गई 3, यानी कि जीरोस दो तो आए लेकिन सिंगल 0 है, x इक्वल टू 3। रूट्स तो दो ही आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं रिपीटिंग रूट्स। ये आप आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या ये रिपीटिंग जीरोस हो गए मेरे। ठीक हो गया, तो इस तरह के ग्राफ को देख के भी आपको आइडिया लग गया। अब आपको अगर इसकी सपोज वर्टेक्स निकालनी है, निकाल लो। वर्टेक्स निकालनी है तो वर्टेक्स क्या बताई थी मैंने आपको अभी, -b/2a और -d/4a रख के देख लो, वैल्यूज तो रखनी है खाली रखो। e की वैल्यू कितनी है -6, तो माइनस ये कितना हो गया -6 और 2a, a कितना है 1 है, फिर ये कितना हो गया -d कितना निकाला था d तो 0 आ गया था। इसका मतलब जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही हो गया मेरा। ये कितना हुआ, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6, यानी कितना मिल गया 3,0 मिल गया। चेक करना है 3,0 ही तो है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, ये 3,0 ही तो है। तो देखिए हमेशा ना चीजों को इस तरीके से पढ़ें, ब्रॉड वे में पढ़ें हमेशा। तो ब्रॉड वे में अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कोई मतलब नहीं है एक ही तरह के सवाल को 10 बार करके देखने का। ठीक, चले आगे, ये भी क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है -4x² + 4x + 1। अभी मैं इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, डायरेक्टली अगर देखें इसको क्या लिखा है, y = -4x² + 4x - 1। ग्राफ तो आप ड्रॉ कर ही लेंगे, टेबल आपके सामने बनी हुई है, पॉइंट्स रखिए पता चल जाएगा। सीधा निकाल के देखें जरा इसको, a की वैल्यू कितनी है -4, b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है -1। मतलब हमें पता भी तो चलना चाहिए ना कि ग्राफ को देखते ही। अब इस ग्राफ को अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू कितनी है -4 है, इसका मतलब इस तरह की शेप बनेगी क्योंकि a लेस देन 0 है। d निकालिए, d कितना हो गया b² - 4ac, b² कितना हो गया आपका 4² - 4 इंटू a कितना है -4, c कितना है -1, कितना आ गया आपका ये 4 4 16, माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस और 4 4 16, 16 - 16 0। वाह, इसका मतलब इसमें भी जीरोस एक ही आएंगे। तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा।
ठीक है, मतलब वो मुझे नहीं पता कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, या तो इस तरह का बनेगा या कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन रहेगा नीचे की तरफ ही ग्राफ आपका। ठीक है, ग्राफ आपका बनेगा नीचे की तरफ ही, ये हमें क्लियर हो गया इसको देख के। चलिए, जीरोस एक ही आएंगे, तो हम जीरोस को डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो क्या करेंगे जीरो निकालने के लिए, इसको जीरो के इक्वल रख दो, ये लो -4x² + 4x - 1 = 0। पहले -1 से मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट ये प्लस हो जाएगा, -4 ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद ऐसे दो निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 4x² आए और जिनका सम -4x आए, तो क्या हो गया -2x और -2x। ठीक है, तो -2 और -2 यानी कि -2x + 1 = 0। इसमें से 2x कॉमन निकाल लें, तो आपका हो जाएगा 2x - 1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये भी क्या हो गया 2x - 1। ये कितना हो गया आपका 2x - 1 × 2x - 1, आना भी यही था, यानी कि 2x - 1 = 0, यानी कि x = 1/2 और दूसरे से भी 1/2 आएगा। एक ही जीरो आया 1/2, लेकिन रिपीटिंग आ गया, क्योंकि दो तो आने आने हैं ना। तो ये अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। चलो, इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि भाई इसके एक जीरो आए। अब मैंने आपको एक तरीका और बता दिया, टच कहाँ होगा, -b/2 है, b/4 है, -a/4 है, निकाल लो, -b/2 है और -b/4 है, यही तो बताया। रखो, b की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 4/2a, a की वैल्यू कितनी हो गई -4। ठीक है, और दूसरा क्या है माइनस d की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने इसकी 0, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, ये तो आपका 0 ही हो गया। ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि 1/2, 0। इसका मतलब 1/2, 0 हो गया। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर 1/2 होगा ना, कहीं ना कहीं ये 0 है, ये 1 है, 2 है आगे। ठीक है, चलो, ये हमें एक बेसिक आइडिया पहले लग गया देखो बनाने से पहले। अब इसके फटाफट से पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं बहुत फास्टली। तो इसमें अगर आप y की वैल्यू देखें तो सारी माइनस में चल रही है, -25 तक गई है, प्लस में कोई भी नहीं है, इसलिए इस तरह का ही है। तो आपका 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15 एंड -16। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रफली बना दिया। उसके बाद अगर x की वैल्यू देखें तो अच्छा, इसमें x की वैल्यू जो है ना वो -2 -3/2, क्योंकि 1/2 आया था इसलिए हमने हाफ पे भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो हम इसमें हम ये कर लेते हैं कि लेट्स सपोज इस बार थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेते हैं। ये सपोज अगर 0 है तो लेट्स सपोज दिस इज 1/2, लेट्स सपोज दिस इज 1, लेट्स सपोज दिस इज 1.5 यानी कि 3/2, लेट्स सपोज दिस इज 2, लेट्स सपोज दिस इज 5/2 यानी कि 2.5, लेट्स सपोज दिस इज 3। ठीक है, 0.5 के गैप पे बना ली ना, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 ऐसा बना ली। इस तरीके से इधर बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज -1/2, so this is -1, let's suppose this is -3/2, let's suppose this is -2, suppose this is -5/2, let's suppose this is -3। ठीक है, चलो बनाओ फटाफट से। अब इसको बना लो -3/2 और -16, तो -3/2 और -16, तो मेरा पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक, उसके बाद -1 पे -9, -1 पे -9, तो मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा ये -1/2 पे -4, -1/2 पे -4 ये हो गया। उसके बाद 0 पर -1 हो गया, 0 पर -1 ये आ गया, फिर 1/2 पर 0 ये आ गया, फिर 1 पर आपका आ गया -1, 1 पर -1 ये हो गया, 3/2 पर -4 हो गया, 3/2 पर आपका ये हो गया -4 यानी कि ये पॉइंट हो गया, 2 पर -9 आ गया, 2 पर आपका आ गया -9 यानी कि ये आ गया, 2 पर -9, 5/2 पर -16, 5/2 पर ये आपका आ गया -16 यानी कि ये पॉइंट। ठीक है, ये आपका -3/2 पर आया था। हाँ, ठीक है, मिला दीजिए इसको आप सिंपली। ये पैरा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर एक देखो जो हमने पहले दो एग्जांपल्स किए थे, उन दोनों एग्जांपल्स में a की वैल्यू एक में ग्रेटर देन 0 थी, एक में लेस देन 0 थी, लेकिन d की वैल्यू दोनों में ग्रेटर देन 0 थी। तो हमने देखा था कि एक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, एक पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, और लेकिन दोनों ही पैराबोलाज में वो पैराबोला हमारे एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहे थे, इसलिए दो अलग अलग जीरोस थी। उसके बाद जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़े उसमें हमने एक ए का कोएफिशिएंट प्लस लिया और एक ए का कोएफिशिएंट माइनस लिया, तो हमने देखा कि एक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड था और एक ओपनिंग डाउनवर्ड था, लेकिन दोनों ही पैराबोलाज में
जो ये हमारे पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है। पहले वाले में 3,0 पर उसने टच किया था, पहले वाले में खाली 3,0 पर टच किया था, और इस वाले में 1,2,0 पर सिर्फ ये टच कर रहा है। ठीक, अब इसमें एक केस हमारा और बचता है। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा क्या, कि भैया आपने d > 0 बता दिया, d = 0 भी बता दिया। इसका मतलब एक केस वो बचा है जब d की वैल्यू <0 आएगी, क्योंकि x² के कोएफिशिएंट से तो उनको पता चल ही गया कि अगर पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, नेगेटिव है तो नीचे खुलेगा। इसका मतलब वो जीरोज उसके कितने होंगे वो सब यहाँ से पता चल रहा है, इस d से पता चल रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है 2x² - 4x + 5। ठीक, तो इसको बनाइए। सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाते हैं, बाकी सारी कैलकुलेशंस बाद में करेंगे। चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो y की वैल्यू देखिए इसमें सारे पॉजिटिव्स हैं, तो 21 तक भी नहीं बन पाएगा। हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन जाएगा 21 तक, 15 16 17 18 19 20 21। वाह, बिल्कुल टॉप का पॉइंट है 21। ठीक है, चलिए x बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और -3 तक है, तो इधर बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज -1, लेट्स सपोज दिस इज -2, सपोज दिस इज -3, और इसका बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, बनाते हैं जिसको फटाफट से पॉइंट्स को बनाते हैं। 0,5 ले लिया, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5, ये आ गया। 1,3 मतलब ये 1,3 ये आ गया। 2,5 2,5 ये आ गया। 3,11 मेरा आ गया ये वाला पॉइंट 3,11। 4,21 मेरा आ गया। सबसे ऊपर चले जाओ, ये आ गया। पीछे आ जाओ, और तो है नहीं मेरे पास। -1,11 ये मेरा आ गया, ये वाला पॉइंट। -2,21 -2 और 21 आ गया सबसे ऊपर। 35 मेरे पास ड्रॉ करने का स्पेस नहीं है। ये मेरे पॉइंट्स आ गए। कर्व मिला दीजिए, मिलाइए फटाफट से कर्व आप। ये मिलाया इससे, ये मिलाया इससे, ये मिलाया इससे, ऐसे ये मिलाया इससे, और मेरा ये बन गया पैराबोला। ओपनिंग अपवर्ड्स बनना भी था। क्यों बनना था? क्योंकि जो x² का कोएफिशिएंट है +2 है, >0 है, इसलिए पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है। जीरोस कितने हैं? कोई आपको ग्राफ दे और आपसे डायरेक्टली पूछे बताओ इस के कितने जीरोस हैं, या सीधा आपके पास ग्राफ आ गया, तो सबसे पहले आपको देख के पता चलना चाहिए कि अच्छा है तो पैराबोला बना हुआ है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्या जीरोस हैं इसके? आपको देखना है कि क्या ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस ये है, टच ही नहीं कर रहा है पैराबोला, ये ग्राफ आपका एक्सिस पर। इसका मतलब दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, इसके कोई जीरो नहीं है। ठीक है, आप समझ में आ गई। चलो अब वेरीफाई कर लेते हैं अपने अलग अलग फॉर्मूले से। क्या a की वैल्यू कितनी है? 2x² - 4x + 5 निकालते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 निकालिए। सबसे पहले d निकालिए। d कितना हो गया? b² - 4ac। b² मतलब -4 का स्क्वायर -4 × a × c की वैल्यू 5 कितना हो गया? 4 × 16 -4 × 8 = 40 कितना आ गया? -24 which is less than 0। इसका मतलब अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, अब इसमें वर्टेक्स भी निकाल के देख लें जरा। क्या है? -b/2a और -d/4a। -b कितना हो गया? b है -4, 2a यानी कि 2 × 2, d कितना है? -24 अपॉन 4a, a कितना है? 2। ठीक है, d की वैल्यू -24 है तो -24 रख दी। देखिए 2 × 4, 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो खाली बचा 1, और यहाँ निकालेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 4 × 8, 8 से 24 यानी कि 1,3। चेक कर लो, ये 1,3 तो दिया हुआ है आपको। तो 1,3 इज द वर्टेक्स। d लेस देन 0 है इसलिए कोई इसके जीरोस नहीं है, इट हैज नो जीरोस, और ओपनिंग अपवर्ड्स है क्योंकि ये > 0 है। सिंपल हो गया, बिल्कुल कांसेप्ट क्लियर हो गया मैं एकदम क्वाड्रेटिक का। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। -x² + 2x - 1 बनाइए फटाफट से इसके पॉइंट्स। अब जल्दी जल्दी बनाइए। ठीक है, यहाँ पर
पर देखो y जो है सिर्फ नेगेटिव में दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं सब सपोज जल्दी जल्दी से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 16 17 18 19 20 बस 17 तक ही बना लेंगे। x की वैल्यू -4 है और 4 है, यहाँ बना लो 1 2 3 4, यहाँ बना लो -1 -2। देखो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है ये, ठीक है, शॉर्टकट नहीं माना बिल्कुल भी। अब बनाइए 0 पर -1, 1 पर -2, 2 पर -9, 3 पर -26, कहीं नीचे होगा, यहाँ होगा कहीं, ठीक है, होगा कहीं नीचे की तरफ, छोड़ो। फिर ऊपर आ जाओ, -1 पर -6, -2 पर -17, -2 पर, ये तो बन गया, थोड़ा सा अलग अलग रहेंगे, है ना। एक मिनट, x की वैल्यू में -1 रखी तो कितना है, जरा निकाल के देख ले एक बार। -3 -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 देखिए -3 -2 -1 -3 -6, ठीक है, तो सही आ गया ये, ठीक। तो एक जो पॉइंट है वो इसका हम कहीं इधर ले लेते हैं, लेट्स सपोज, तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये आपका इस तरह का बनेगा, ठीक हो गया। इस तरह का आपके हमारा पैराबोला बन गया। इसमें अगर हम कहेंगे क्योंकि e की वैल्यू लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें इसमें तो कितना आएगा, b² - 4ac। d की वैल्यू कितनी हो गई आपकी इसमें, a की वैल्यू -3 है, रख दीजिए फटाफट, a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है, रखिए जल्दी से। b² कितना हो गया, 2² -4 इंटू a कितना है -3, c कितना है -1, आपका आ गया 4 -1 प्लस -, 4 से 12, ठीक है, तो कितना आ गया 4 - 12 -8 विच इज लेस देन 0, इसलिए इसके भी कोई जीरोस नहीं है, और आपको दिख भी रहा होगा ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, उसके नीचे से निकल गया, ठीक है, तो इसका भी कोई जीरोस नहीं है। इसका मतलब अब अगर हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ये अब अपना कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके ग्राफ्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इनमें 3 केसेस आते हैं। एक केस तो वो आएगा जब हमारे दो अलग अलग लीनियर फैक्टर्स उसके बन जाएंगे, यानी कि दो अलग जीरोस आएंगे, तो या तो ये फैक्टराइजेबल होगा दो अलग अलग फैक्टर्स में, ऐसा कब होगा जब हमारी डी की वैल्यू 0 होगी, या फैक्टराइजेबल होगा दो इक्वल फैक्टर्स में, ऐसा कब होगा जब डी की वैल्यू 0 होगी, या फैक्टराइजेबल नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा कब होगा जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। और दूसरी बात हम क्या एनालाइज कर सकते हैं इससे कि अगर हमारा ग्राफ इस तरह का आता है या हमारा ग्राफ इस तरह का आता है, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, तो इस ये केस कब होता है जब ये ग्रेटर देन 0 हो, ये केस कब होता है जब ये लेस देन 0 हो, ठीक। अगर ग्राफ सिर्फ ऐसा बना हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि इसमें a ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं है इसमें, ठीक है। या अगर आपके सामने सपोज ग्राफ इस तरह का बना हुआ है, देखो मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, अगर ये है तो इसमें क्या कहेंगे, हाँ इस ग्राफ में a हमारा क्या है लेस देन 0 है, लेकिन जो हमारे जीरोस हैं वो कितने हैं, रिपीटिंग जीरोस हैं, और जीरोस कितने हैं, सिर्फ एक जीरो है, क्योंकि ये ग्राफ सिर्फ a की जगह टच कर रहा है हमारी एक्स एक्सिस को। तो ख्याल से आपको ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसी को लेक्चर को हम यहीं पर अभी स्टॉप करेंगे, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ्स हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, छोटे से हैं, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम फिर पूरा रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। थैंक यू।